हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10th कार्य पुस्तिका विषय विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 3 तक इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और ये कार्य पुस्तिका आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। जो विद्यार्थी केवल पास होने चाहते हैं वो तो इस पुस्तिका के मात्र 46 कार्य पत्रक है और जिसमें लगभग 9 10 प्रश्न हैं। अगर वह भी अच्छी तरीके से पढ़ लेगा तो वह निश्चित रूप से साइंस के अंदर पास हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और जो अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं वह भी इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है और निश्चित रूप से इससे बोर्ड के अंदर परसेंट टपकने वाले हैं। पिछली बोर्ड परीक्षा के पेपर देखें तो वर्कशीट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं किया। जितने भी छोटे प्रश्न आए हैं वो सारे वर्कशीट के अंदर से आए हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, हल करने के साथ साथ इसको याद करने की भी कोशिश करें। सरकार ने आपको पन्ने भरने के लिए आपको नहीं दिए, ये आपको याद करने के लिए दिए और निश्चित रूप से इससे परीक्षा के अंदर बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना जरूर मानिए। और आज मैं पहला कार्यपत्रक शुरू कर रहा हूं और अंत तक हमारे साथ लगातार बने रहे। 46 कार्यपत्रक लगातार हर दिन एक एक पाठ हम हल कर लेंगे। तो शानदार भाषा के अंदर शानदार ऑथेंटिक क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी अपने साथी गण हैं उन तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज हमारा कार्यपत्रक नंबर फर्स्ट। इसके अलावा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब मैं आपके बीच मॉडल पेपर लेकर के रूबरू होऊंगा और वह मॉडल पेपर आपको बहुत ही फ़ायदा देने आने वाले। अपना पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और कार्यपत्रक नंबर फर्स्ट है। पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों एवं अभिकारकों को उनके प्रतीक चिन्ह वह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है अगला हमारा सवाल, अभिकारकों व उत्पादकों को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या दर्शाता है? तो ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया कैसे हो रही है और किसके साथ मिलकर के हो रही है। तो अभिकारकों व उत्पादों को संक्षिप्त रूप से लिखना ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। आगे तीसरा सवाल है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादकों का द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला चौथा सवाल है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, चरणबद्ध संतुलित करना यानी हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आगे हमारा सवाल है, बुझे हुए चूने का आपके नाम लिखना है पहले और फिर आपका रासायनिक सूत्र लिखना है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बुझे हुए चूने का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, ऑक्साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaCOH नहीं होल OH2। ठीक है ना, Ca होल OH होल 2। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे है, निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है? तो आपके कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बराबर जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस कॉपर। तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसके लिए कॉपर सल्फेट को क्या अलग, कॉपर को अलग कर देता है, जिंक सल्फेट आगे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हुई? यहाँ पर विस्थापना प्रक्रिया अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापना अभिक्रिया हुई। आगे का सवाल है हमारा दूसरा कार्यपत्रक है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का कार्यपत्रक नंबर 2। पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे दूसरा सवाल है, दीवार पर सफेदी करने का पर चमक क्यों आती है? तो इसका राइट आंसर होगा, Ca होल OH होल 2 वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करके CaCO3 की पतली परत बना देता है, जिससे 3-4 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर
होगा। आगे हमारा तीसरा सवाल है, उष्मा शोषी व उष्मा सेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उष्मा शोषी का मतलब है वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण शक्कर का जल में घुलना। नेक्स्ट है दूसरा हमारे बीच, उष्मा सेपी क्या है। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे शोषण और प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। उष्मा शोषी और उष्मा सेपी दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। आगे हमारा चौथा सवाल है, शोषण एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा शोषण एक उष्मा का उत्सर्जन होता है। शोषण के अंदर क्या होता है बच्चों, उष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः ये एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला है हमारा, फेरस सल्फेट में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7 अणु हो जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट प्लस H2O बराबर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7 H2O, यानी कितने अणु हो गए दोस्तों, 7 अणु होते हैं। छठा सवाल है हमारा कि फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है। तो इसके अंदर वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है, घटित होती है। आगे का सवाल है 7 नंबर पर हमारा सवाल है कि विस्थापना अभिक्रिया में होता है। तो अभिक्रिया अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। तो बिल्कुल ये प्रश्न सही होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मिलता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर को अलग कर देता है ना, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है। आपको दिए ही है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा कार्यपत्रक है दोस्तों, संसारण किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब कोई धातु अपने आसपास की अम्लता आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उन पर जंग लग जाता है, और इसी ही संसारण कहता है, जैसे लोहे के अंदर जंग लगना। दोस्तों, जब कोई धातु अपने आसपास की अम्लता आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उन पर जंग लग जाता है, इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, अगला सवाल है दूसरा, किसी घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है। किस घटना के कारण है वो चांदी है काली पड़ जाती है। चांदी यानी Ag हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके सल्फाइड बनाती है, जिसके कारण चांदी पर एक काली परत चढ़ जाती है। इसी कारण बच्चों चांदी का रंग है वो काली पड़ जाती है। नेक्स्ट है, कॉपर के ऊपर हरापन कैसे अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है और क्यों। तो बच्चों, कॉपर सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो यहाँ पर CaCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट या हरा रंग बन जाता है, इसके अंदर क्रिया होती है। तो ठीक है, यह अभिक्रिया आपको लिख लेनी है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगला चौथा सवाल है हमारा, निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थों का स्वाद क्यों बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद व गंध बदल जाती है। आगे है बच्चों, सीलबद्ध चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीलबद्ध जो चिप्स की थैली आती है उसके अंदर बच्चों नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आप सभी ने चिप्स तो खाई होगी, और चिप्स आप जब लेते हो आप थैली तो वह एकदम भरी होती है हवा से, और जैसे ही आप खोलते हो तो उसके अंदर से थोड़ी सी हवा निकलती है। तो वह हवा कौन सी गैस है बच्चों, वह नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछा जा सकता है, बड़े बड़े एग्जाम के अंदर ये सवाल आता है, और आपके भी अब की बार 2023 के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आगे उपचयन और अपचयन को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का यानी योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसके किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह कौन सी हो जाएगी, उपचयन हो जाएगा। और अपचयन का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह तो उपचयन हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वह अपचयन हो जाएगा। इतना भी लिख करके आओगे ना तो भी आपके नंबर मिल जाएंगे।
आगे हमारा लास्ट सवाल है कार्यपत्रक नंबर 3 का। प्रश्न संख्या है अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब दो विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण होता हो तो वह ठोस पदार्थ जल में अविलय हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला जो ठोस पदार्थ होता है उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, अवक्षेप कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। तो ये बच्चों हमने कक्षा 10th के विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर दिए। ये आपको कैसा लगा है अच्छा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी साथीगण हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे। आगे हम दूसरा पार्ट का हमारा पार्ट है अम्ल, सार एवं लवण के 3 कार्यपत्रक है, उनको अगले वीडियो के अंदर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।